जय साथियों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उस दिन हमने बताया था 1.2 का जो प्रश्नावली था उसमें से हम 4 क्वेश्चन को हल करवा दिए थे। 5वें क्वेश्चन को हल करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घाते n एक का जो अंक है एक शून्य संख्या पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब इसके कहने का है ये तात्पर्य है कि यदि कोई संख्या हम लिख रहे हैं, जैसे कि ये लिखा ये, तो इसके पीछे कितना है 7, यानी ये संख्या किस पर समाप्त हो रही है 7 पे। और अगर हमने ऐसे लिखा तो ये किस पे समाप्त हो रही है 0 पे। तो यही पूछा जा रहा है कि 6 की घाते जो n है, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या रखते हैं तो क्या जो 6 का हल करेंगे तो क्या उसके पीछे में क्या आएगा, 0 आना चाहिए। यानी यही बोल रहा है कि क्या 0 आ सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे और भी संख्या लिख देते हैं ये, तो इसके पीछे क्या है 0। तो मतलब ऐसे ही इसी घाते कितना रखेंगे, इसके पीछे वाली संख्या क्या है 0 है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, कोई संख्या तभी चलिए देखिए, इसमें कोई संख्या तभी 0 पर समाप्त हो सकती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या हो 5 हो। कितना हो 2 और 5 हो। जैसे हमने 2 और 5 को लिखा तो 2 और 5 का क्रम कितना आएगा 10 आएगा। 10 किसके समाप्त हो रहा है 0 पे समाप्त हो रहा है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कोई भी संख्या की घात हम लगाए, कुछ भी संख्या लें, उन संख्या के गुणनखंड में यदि 2 और 5 है तो वह संख्या हमेशा किस पे समाप्त होगी 0 पर समाप्त होगी। यानी इसके पीछे हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। कोई भी संख्या का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसमें अगर 2 और 5 है तो उसके 2 और 5 होने से उसके जो पीछे वाली संख्या है वो क्या आएगी 0। यानी वह संख्या किस पे समाप्त होगी 0 पर समाप्त होगी। संख्या किस पे समाप्त होगी 0 पर। फिर से एक बार बोल देते हैं, कोई भी संख्या के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्या और 5 संख्या है तो उसका वह संख्या हमेशा किस पर समाप्त होगी 0 पर समाप्त होगी। आपको ये याद रखना है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसके हल करने से पहले हम इसको क्या करते थे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणन हम जानते हैं क्या होता है 2 3 6, यानी 2 और 3 होता है। तो 6 की घाते n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की घाते n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 6 की घाते n बराबर 2 गुणे 3 और उसकी घाते कितना n। हमने क्या बोला अभी कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में 2 तो है और यहाँ पे क्या होना चाहिए 5, यानी 2 और 5 होगा गुणनखंड में तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या यह संख्या 6 की घाते n, यहाँ पे कोई भी संख्या रखें, कोई भी n की जगह कोई भी सम नंबर रखें 1 2 3 4 5, क्या वह संख्या कभी 0 पर समाप्त होगी। जैसे हम आपको बता देते हैं, यदि 6 लिखा है तो 6 की घाते 2 करते हैं तो 6 का वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा 36। क्या ये 2 पे समाप्त होगा, सॉरी क्या ये 0 पे समाप्त हुआ, नहीं समाप्त हुआ। अब 6 की घाते 3 लिखते हैं तो क्या 6 को 3 बार लिखा गया तो इसका कितना हो जाएगा 216। क्या ये 6 पे समाप्त हो रहा है, नहीं। तो 6 की घाते 1 करेंगे तभी क्या 6 पे, क्या ये 0 पर कभी समाप्त होगी संख्या, नहीं। कब संख्या 0 पर समाप्त होगी, हमने बोला कि 2 की घाते 5 सॉरी 2 गुणे 5 का अगर अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड है संख्या में तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि लिखेंगे 6 की घाते n 0 पर तभी समाप्त हो सकती है 6 की घाते n 0 पर तभी समाप्त हो सकती है यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है, आपको बस इतना उत्तर लिखना है। 6 की घाते n का अभाज्य गुणनखंड इतना होगा।
अब हमने क्या बोला कि 6 की घात यानी शून्य पर तभी समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। यहाँ पे हम यह लगा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा छठवां वाला उसको देख लेते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि 2 की घात 5, सॉरी 2 गुणे 5 ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं। चलिए तो छठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या लिखता है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों, ठीक है। भाज्य संख्या है क्यों। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा, नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं। भाज्य संख्या को सबसे पहचानने का आसान तरीका ये होगा कि यदि संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक पदों में है, अधिक पदों में है, तो वह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। आपको ये याद रखना। इसको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं। जैसे हमने कहा 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसे हमने कहा, क्योंकि इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 1 गुणा 3। इसके कितने गुणनखंड है, 1 और 2। हमने क्या बोला कि भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका हम गुणनखंड करेंगे उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड होगा वो संख्या 2 से अधिक होगा, यानी 2 पदों से अधिक होगा, 2 से अधिक पदों में होगा। कितने पदों में, 2 से अधिक। अब ये कितने पदों में है, 2 पदों में, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य है। सिंपल सी बात। ये संख्या कैसी है, अभाज्य है। अब बात करते हैं 6 की बात करते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा देख लेते हैं। ये संख्या 1 से भी कटेगी, ये संख्या 2 से भी कटेगी, और ये संख्या 3 से भी कटेगी, और ये संख्या किससे कटेगी, 6 से भी कटेगी। अब बताइए इसमें हमने क्या कहा, इसमें कितने गुणनखंड हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कितने से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा, 2 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 4। मतलब कहने का ये है कि यदि हम संख्या गुणनखंड कर देते हैं तो उसका जो गुणनखंड पद है, यानी कि कितनी पदों में है, 1 2 3 4, 2 से अधिक पदों में है, 2 रहेगा तो कैसे संख्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। परंतु 2 से अधिक पदों में है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देते हैं हल, ठीक। अब इसको हम लिखते हैं तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इस संख्या में हमको क्या दिख रहा है, इस संख्या में दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो कितना बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, 13। 13 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा, 7, तो गुणे कितना हो जाएगा, 11, ये बचेगा। और यहां से 13 कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 13 कोष्टक में 11 7 77 प्लस कितना, 1। जब इसको हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 13 गुणे 78। तो अभी तो आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है केवल 2 ही गुणनखंड है, परंतु ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसको हम यहाँ पे 1 भी बना सकते हैं, इसको और भी तोड़ सकते हैं, 78 को हम और तोड़ सकते हैं, इसे और भी लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं 1 गुणे 13, क्योंकि हर एक संख्या साथ क्या होता है, एक छिपा होता है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, फिर इसको हम और लिख सकते हैं 2 गुणे 38, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इसको और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, यानी कि 2 से अधिक इसमें अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो 2 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो लिखेंगे 1 गुणे 13 गुणे 78, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 हो गए। इसमें कितना बोला गया है कि 2 से अधिक पद होने चाहिए, तो 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद है ज्यादा, मतलब कहने का ये है कि भाज्य गुणनखंड संख्या, सॉरी ये भाज्य गुणनखंड संख्या है। कैसी है, भाज्य। तो उसमें यही बोला गया कि क्यों भाज्य संख्या है, तो इसका ये प्रूफ है। अंकगणित के आधार प्रूफ प्रमेयिका के बारे में पीछे वाले सवाल बताया था, उसको अगर पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले को देख लेते हैं, दूसरा वाला भी वैसे ही करना है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस। अब इसमें से हमको कॉमन दिख रहा है, देखिए 5 और 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 5 को अगर बाहर निकालेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1, ये बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5, सबका गुणा करा के जोड़ देते हैं। गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, पहले छोटी छोटी संख्या कराते हैं। 3 गुणा के 6 और 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36 और 7 चौको 28, ठीक है। तो हो जाएगा 28 और 36 गुणा कर देते हैं यहाँ पे। 6 बटे 48 को 8 हासिल 4, 6 गुना के 12 6 16, 6 गुना के 12 12 6 16, 3 बटे 24 को 4 हासिल 2, 3 गुना के 6 6 और 2 8, हो जाएगा आपका 8, 6 4 10 को 0 हासिल
1 और 9 1 10, 1008 कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये कितना लिखा गया है एक लिख दिया हमने, एक का गुणा कराएंगे कितना आएगा, ठीक है। अब क्या कितना 5 गुणे 1000 कितना हो जाएगा 9। अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक तो जोड़ सकते हैं क्योंकि हर एक संख्या की क्या हो सकता है साथ में एक छिपा हो सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 1009, इसका भी हालत पूर्णखंड निकल के आएगा कुछ। तो यहाँ कितना आया 1 2 3, कितने पदों में है 3, तो वही बोला गया यदि अभाज्य संख्या का यदि संख्या का गुणनखंड जो 2 से अधिक पदों में हो तो वो क्या कहलाएगा भाज्य संख्या, अतः ये संख्या क्या है ये भाज्य है, ठीक है। वो चीजें नीचे लिख के उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। जो अगला सवाल इसमें है उस सवाल को हम पूरा नहीं लिखे हैं और उसको हम समझा देते हैं उस पर क्या पूछा जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। तो 2 लोग हैं वो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, एक का नाम सोनिया है एक का नाम क्या है रवि है। तो सोनिया है वो स्टार्टिंग से एक चक्कर लगाती है उसको प्रारंभिक बिंदु से, फिर वहीं पे जाने में उसको 18 मिनट लगते हैं, और वही एक बिंदु से उसी गोलक वाले पथ पे जो रवि चक्कर लगाता है उसी पहले प्रारंभिक बिंदु पर जाने पर यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं फिर एक चक्कर लगा के वहीं पे जाने में उसको 12 मिनट लगता है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ कब होंगे, यानी कि कब एक साथ दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, कितने मिनट बाद दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, यही पूछा रहा है। तो ऐसे सवालों में अगर 2 लोगों को कंपैरिजन करके ऐसे कुछ सवाल पूछे तो हमको हमेशा वहां पे क्या निकालना रहता है एलसीएम निकालना। तो हम उसको ऐसे लिखते हैं एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लेता है, यही बोला जा रहा सवाल में, निचोड़ उसका है। अब लिखते हैं दोनों एक ही स्थान पर अगर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे तो 18 और 12 का एलसीएम के साथ मिलेंगे, 18 और 12 के एलसीएम के साथ मिलेंगे। तो 18 12 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो लिखेंगे अतः 18 12 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। तो पहले 18 का निकालते हैं, 18 का निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसको पूरी तरीके से लिख देते हैं 2 गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 3 6 छतरी का 18, 12 का निकाल लेते हैं तो 12 का निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 2 गुना 4 थे 12, इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3। तो हमने क्या देखा कि हमने एलसीएम जो बताया था एलसीएम 18 और 12 का, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने ये बताया तरीका कि जो संख्या दिखेगी जिसका अभाज्य गुणनखंड दिखेगा जो मिलेगा उसको लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको, जो मिलेगा तो लेगा करेंगे, ये हो जाएगा इसकी घात 1 और इसकी भी घात 1, ठीक है। तो हमने एलसीएम में क्या बताया था जो मिलेगा उसको लेंगे, तो इनमें से क्या मिला 2 मिला, तो 2 को तो हमने ले लिया। अब इसमें जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसको लेंगे, किसको लेंगे जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसको लेंगे, तो हो जाएगा 2 की घात हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में 3 भी तो दोनों में मिल गया, तो इसमें से एक ही कोई 3 लेंगे तो हो जाएगा 3 कौन सा लेंगे जो सबसे बड़ी घात होगी, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 वाली, यानी कितना हो जाएगा इसका टोटल हल करेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का हो जाएगा 9, टोटल कितना हो जाएगा 36, यानी 36 मिनट बाद क्या करेंगे दोनों मिलेंगे, एक स्थान पे दोनों 36 मिनट बाद मिले, अतः दोनों रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ दोस्तों। हम अगली प्रश्नावली को बताएंगे जो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उससे 4 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 बटा करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में, हर साल पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको हम अगले प्रश्नावली में बताएंगे